नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ने के बाद भारत ने अब पाकिस्तान के नापाक इरादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेनकाब करने की रणनीति अपना ली है। मोदी सरकार की इस रणनीति का हिस्सा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही नहीं बल्कि सभी दलों के सांसद शामिल हैं। ये सभी सांसद अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करेंगे। इस बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के शशि थरूर और AIMIM के ओवैसी भी शामिल हैं। जहां तक कि हम सबको पता है कि शशि थरूर और ओवैसी मोदी सरकार के कट्टर विरोधी रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बेहद खास मिशन पर इन्हें क्यों भेज रहे हैं, आइए इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा मैटर समझ आएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि PM मोदी ने थरूर को ही क्यों चुना। देखिए, PM मोदी की छवि एक ऐसे लीडर की है जो अपने फैसलों से चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। विपक्षी सोच भी नहीं पाते और PM मोदी वो कर जाते हैं। शशि थरूर को बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने का निर्णय भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन शशि थरूर को करीब से जानने वाले जानते हैं कि उन्हें चुनकर PM मोदी ने कितना बड़ा दांव खेला है। संयुक्त राष्ट्र में काम करने का लंबा अनुभव रखने वाले शशि थरूर कूटनीतिक के बड़े जानकार हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने में वह अहम रोल निभा सकते हैं। मैं यहाँ पर शशि थरूर के संयुक्त राष्ट्र के अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शशि थरूर को संयुक्त राष्ट्र में काम करने का काफी लंबा अनुभव रहा है। 1978 में UNSCR में अपना करियर शुरू करने वाले थरूर 1981 से 1984 तक सिंगापुर में UNSCR कार्यालय में प्रमुख रहे हैं। 1989 में वह विशेष राजनीतिक मामलों के लिए अवर महासचिव के विशेष सहायक बने, जिसमें युगोस्लावाकिया में शांति अभियानों की जिम्मेदारी भी शामिल थी। 2001 में उन्हें संचार और जन सूचना विभाग के अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 2002 में उन्हें संचार और जन सूचना के लिए अवर महासचिव बनाया गया। देखिए, शशि थरूर 2006 में UN के महासचिव की रेस में भी थे, लेकिन वह नहीं बन पाए क्योंकि महासचिव की रेस में वे दूसरे स्थान पर रहे थे। शशि थरूर कूटनीतिक के अच्छे जानकार भी हैं। वह जानते हैं कि किस देश की क्या फितरत है और किसे कैसे जवाब देना है। यही वजह है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा करने से पहले ही वाहवाही लूटते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, तो थरूर ने PM मोदी की चुप्पी का समर्थन किया। थरूर ने PM मोदी की चुप्पी को कूटनीतिक का हिस्सा बताया था। इससे पहले भी वह रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर मोदी सरकार की कूटनीतिक तारीफ कर चुके हैं। देखिए, शशि थरूर शुरुआत से ही ऑपरेशन सिंदूर के समर्थक रहे हैं। PM मोदी ने उन्हें बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया है, लेकिन थरूर अपना काम काफी पहले से ही शुरू कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच शशि थरूर ने विभिन्न चैनलों पर मीडिया के जरिए भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा है। चलिए अब देखते हैं ओवैसी को चुनने का क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो कि ओवैसी के द्वारा दिया गया है। मैं भारतीय सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंकी स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से नष्ट कर देनी चाहिए। देखिए, इस स्टेटमेंट के बाद ओवैसी की पूरी छवि बदल गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी एक देशभक्त की जो छवि सामने आई है, उसकी तारीफ भाजपा नेता भी जमकर कर रहे हैं। शायद ही ऑपरेशन सिंदूर से पहले किसी को उम्मीद थी कि ओवैसी पाकिस्तान को इतनी खरी खोटी सुना सकते हैं। ऐसे में PM मोदी ने ओवैसी को बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाकर कोई हैरान नहीं किया है। देखिए, ओवैसी भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत से ही समर्थक रहे हैं। कई टीवी चैनल पर उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम का समर्थन किया और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। कई मामलों पर तो वह पाकिस्तानी प्रवक्ताओं से भिड़ते हुए भी नजर आए हैं। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को उसके किए की सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि देश उनके लिए सबसे पहले आता है। उनके दिल में जो होता है वही कहते हैं। लोगों को कई बार अच्छी लगती है तो कई बार बुरी, लेकिन मुझे करीब से जानने वाले मेरे हिंदू दोस्त जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। देखिए, बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में कौन सा दल किस देश में जाएगा यह जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम चेहरा होने के नाते ओवैसी को मुस्लिम देशों को साधने में लगाया जा सकता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओवैसी की छवि एक पक्के मुसलमान की है। ऐसे में जब मुस्लिम देश के सामने भारत का पक्ष रखेंगे तो उनकी बात में एक अलग वजन होगा। ओवैसी एक राजनेता होने के साथ साथ काबिल वकील भी हैं जो अपनी बात को तर्क के साथ रखते हैं। आमतौर पर उनकी बात को काटना बेहद मुश्किल होता है। ये खूबी उन्हें दूसरों से जुदा करती है। ऐसे में वह भारत का पक्ष दूसरे देशों के सामने बेहद मजबूती से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि यह पहली बार नहीं है जब सभी भारतीय राजनीतिक दल आपसी राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने जा रहे हैं। इससे पहले 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठते हुए
भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का नेतृत्व करने के लिए चुना था। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के वहां पहुंचने पर पाकिस्तान भी हैरान था। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।